प्लीज अपने सब वीडियोस ऑन करिए, पहली बात। एंड दूसरी, अपने अपने ग्रुप्स में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, अपना अटेंडेंस अपना मैसेज डाल के आइए। अगर कोई भी बिना मैसेज के आए तो प्लीज पहले मैसेज डाल के आइए। सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। मेरे पास एक दो बच्चों के मैसेज आए थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको अलावा सब अपने वीडियोस ऑन करिए, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द क्लास। चलिए बच्चों, आज हमारा ये रेगुलर बैच का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स। और ये चैप्टर हमें दिलवा सकता है पेपर में 5 to 6 मार्क्स, मतलब इसकी इतनी ही वेटेज है। 5 से 6 नंबर का चैप्टर है, ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत उस हिसाब से ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्योंकि इसमें जो भी आप सीखोगे, मैं कुछ बच्चों ने कर भी रखा है मेरे साथ, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें हम कुछ भी ऐसी हवा में बात नहीं करेंगे, हम हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी, अभी वो वेब सीरीज आई थी ना हर्षद मेहता, वो भी इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। प्लस इसके अलावा अभी मतलब बहुत आपको मजा आएगा इसको करते हुए। और क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट में डील कर चुका हूँ, मुझे पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, तो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स रखूंगा, तो आपको बहुत समझने में बहुत आसानी होगी। वैसे ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन आपको समझ, क्योंकि आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नैना, क्रिश, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग बिल्कुल आउट हो जाओगे क्लास से। तो आप अपने इसको वीडियोस को ऑन कर दीजिए। और कोई बिना मैसेज का आए हुए तो अपना मैसेज करके आइए ग्रुप में। अच्छा रचित, आप एक बार क्लास के बाद ना, मैंने आपको एक मैसेज किया था, वो बता देना इंग्लिश का क्या था आपका चक्कर यार है। अगर इंग्लिश का आपने कुछ एक दो क्लासेस ली थी ना, फिर आप शायद आपने अटेंड नहीं किया। मैं आपको क्लास के बाद एक बार हाँ, कॉल आप कर या तो लेता हूँ। मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है। हाँ। चलिए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास आज। मैं एक बार लास्ट वन बोल रहा हूँ कि जिन जिन बच्चों का ड्रोन अपना वीडियो ऑन करिए, जिन जिन बच्चों के वीडियोस ऑफ हो रहे हैं बीच सर में, ऑन अपने आप है। वीडियोस ऑन करिए। हाँ जी, सर मेरा वीडियो ऑन है। ऑन है। तो ये क्या दिख रहा है भैया, मेरे को आपको देखना होगा, कुछ नहीं देखना मेरे को। तो चलिए। फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है शायद अभी। हाँ तो क्यों नहीं कर रहा यार, जल्दी करो, वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे अपने। ओके बच्चों, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, फाइनेंशियल मार्केट, यहां देखिएगा, ये जो टर्म है फाइनेंशियल मार्केट, मैं बहुत बहुत स्लो चलूंगा। लास्ट चैप्टर है, टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं है, मैं बहुत स्लोली आपको कराऊंगा। अच्छा, मैं एक बात और बताऊंगा आज आपको कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मतलब हमें करवा दो, तो उसकी भी मैं क्लास के बाद आपको बताऊंगा कि कब मैं करवाऊंगा। दूसरी बात बच्चों, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, काफी बच्चों ने टेस्ट दे दिया इस बार। आई एम हैप्पी कि पिछली बार से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया है, लेकिन अभी भी यही है कि बहुत बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। मैं बार बार तो आपको नहीं बोलूंगा, ना ही मैं आपको क्लास से निकाल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका किसी भी तरीके का बेनिफिट है टेस्ट देके, तो प्लीज टेस्ट दीजिए। आप ही का बेनिफिट है इसमें, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। आप प्लीज टेस्ट दीजिए, आप अभी भी दे सकते हैं टेस्ट। आपके ग्रुप में टेस्ट पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके मेरे को भेजिएगा। और जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, उनका कल मार्केटिंग का ऑनलाइन टेस्ट है। कल 2 बजे मार्केटिंग का ऑनलाइन टेस्ट है क्रैश कोर्स वाले बच्चों का। मैं लिंक सेंड करूंगा ग्रुप पे, आपको उसी वक्त देना होगा। तो प्लीज वो टेस्ट अपना कल अटेम्प्ट कीजिए। किसी भी वजह से अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके बच्चों, देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट टर्म है, ये 2 वर्ड से बनी है, फाइनेंशियल एंड मार्केट। अब मुझे बात बताइए कि मार्केट क्या होता है, मेरे को बताइए। आपके हिसाब से तो मार्केटिंग चैप्टर हमने पढ़ लिया, व्हाट इज मार्केट, मार्केट किससे कहते हैं, बताइए, कुछ भी सोच के बताइए, मार्केट क्या है। जिसके अंदर स्टॉक ट्रेड्स होते हैं, स्टॉक ट्रेड जिसके होते हैं। नहीं, मैंने आपसे बोला ही नहीं आप मेरे को फाइनेंशियल मार्केट बताओ, आप तो मेरे को सर फाइनेंशियल मार्केट बता जहाँ दो। पे मैंने आपसे बाइंग एंड सिंपल पूछा, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट होता जो है। एक वर्ड है, इसका क्या मतलब है। परचेज एंड सर जहाँ सेल। पे 2 एक्टिविटी होती है, सब बाइंग मीन्स और जहाँ सेलिंग। पे हाँ वो बिल्कुल होता है सही आप ट्रेड। लोगों ने बोला, ये वो कोई भी वो जगह है जहां पे सेल और परचेज होता है। अब देखो, अगर मैं फ्रूट मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रूट्स का लेन देन होता है। मैं वेजिटेबल मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पे वेजिटेबल्स का लेन देन होता है। मैं क्लॉथ मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्लॉथ का लेन देन होता है। तो वैसे ही अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है। यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां एक ऐसी प्लेस जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स क्या हो गए। शिवांगी, फाइनेंशियल एसेट्स का नाम बताओ। और भूमिका जी, अब ये अपनी पर्सनल बातचीत तो छोड़े और यहाँ ध्यान दे दीजिए जरा। थोड़ी देर के लिए मना कर दो, थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद बात कर। तो मेरे को बताइए कि फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आ गया। नंदिनी बताओ, शिवांगी बताओ,
क्या क्या आता है फाइनेंशियल एसेट्स में, कुछ नाम बताओ। The shares. शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब आ गया, ठीक है ना। तो इन सब का जो खरीदारी और बिकवाली होती है, जो सेल एंड परचेज होता है, वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट में होता है। अब एक बात बताओ, जो अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की या कपड़े की, तो कपड़ा कहाँ से, हवा में कहाँ से, मतलब अपने आप हवा में आ जाता है या कोई ना कोई बनाता होगा। अगर वो चांदनी चौक में कपड़ा बिक रहा है, खरीद रहे हैं, तो वो यही तो बोलता है ये जो लहंगा है, दीदी आप जाते हो लहंगा वहंगा देखने, कोई भी कपड़े लेने चांदनी चौक में, तो क्या बोलता है वो पहन के, दीदी ये लहंगा तो बस सब्यसाची का आप ही के लिए आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो लहंगा है या कपड़े है या खाना है या कोई भी चीज है, वो बनी कहाँ पे है? क्या वो ऑटोमेटिकली बस हवा में आ गई और आपने तोड़ के दे दी, ये लो जी ऐसे ले लो? नहीं, सबसे पहले ये जो एसेट है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ होगा। तो सबसे पहले ये एसेट कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ, उसके बाद ये इसका एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं कपड़ों की ही बात करूं तो कपड़े पहले किसी, मतलब जो कपड़े के वो होते हैं बनाने वाले, जो टेलर्स हो गए या बड़े बड़े डिजाइनर्स हो गए, सबसे पहले कपड़े उन्होंने बनाए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉपकीपर्स को बेच दिए वो कपड़े। फिर शॉपकीपर्स ने उनको आगे सेल एंड परचेज किया, आपस में वो आपस में खरीद रहे बेच रहे, यही हो रहा है, सेल एंड परचेज हो रही, ठीक है कि नहीं। कोई भी और चीज ले लो, मैं वेजिटेबल्स की बात करता हूँ। सबसे पहले वेजिटेबल्स फार्मर्स ने उगाई, सबसे पहले फार्मर्स ने वेजिटेबल्स उगाई, उसने सारी की सारी वेजिटेबल या तो गवर्नमेंट को बेच दी, या फिर दिल्ली में आपको पता ही है मंडी होती है, सब्जी की मंडी होती है, तो हमारी जैसे आजादपुर में सब्जी की मंडी है, वहां पे सारी वेजिटेबल्स बेच दी। उसके बाद आपके घर पे जो सुबह आते हैं सब्जी लेने बेचने वाले, या छोटे छोटे जो आपके घर के आसपास डीलर्स है सब्जी वाले, वो वहां से खरीदते हैं, फिर वो आपको बेचते हैं, यही सिस्टम चलता है। इसका मतलब किसी भी चीज को बेचने और खरीदने के लिए सबसे पहले उसका क्रिएट होना बहुत जरूरी है, वो चीज क्रिएट होनी चाहिए, चाहे वो कोई ज्वेलरी का ही पीस क्यों ना हो। जो ज्वेलरी होती है वो कोई डिजाइनर बनाता है, फिर वो डिजाइनर बनाता है, फिर वो शॉप की ज्वेलर्स के पास आती है, फिर आपके पास आती है। मैं आपको और बताता हूँ, अभी अभी दिवाली गई है, आप लोगों ने भी अपना घर सजाया होगा, मैंने भी अपना घर सजाया, तो आपको पता है छोटे छोटे जो ये लक्ष्मी गणेश जी हम लेके आते हैं, ये लक्ष्मी गणेश जी हम घर पे लगाते हैं, और वो सजाने के लिए हम बंदरवाल क्या कहते हैं उसको, दरवाजों पे सजाते हैं। ये सब चीजें कहाँ पे बनती है? कलकत्ता में ये चीजें बनती है। तो जब आप देखने जाते हो शॉप पे, तो वो क्या कहते हैं, तो ये तो कलकत्ता से आया जी, बहुत अच्छा सामान है। तो कलकत्ता में किसी ने बनाया, उसने शॉपकीपर्स को बेचा, फिर शॉपकीपर्स आपस में खरीदते बेचते और आपको देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एसेट सबसे पहले क्रिएट होता है और फिर एक्सचेंज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल मार्केट में होती है। जब फार्मर्स ने, देखो फार्मर ने कुछ भी नहीं था, उससे उसने आलू उगा दिया और भी चीजें उगा दी विद हिज, मतलब उसकी नॉलेज और वो जो सीड्स वगैरह होते हैं उससे उसने उगाया। एक बार एसेट क्रिएट हो गया, फिर वो एसेट उसने, वो वेजिटेबल्स उसने क्या की, एक मंडी में बेची, ये एक ट्रांजैक्शन हुई, दिस इज वन ट्रांजैक्शन, ठीक हो गई बात। उसके बाद उधर से आपके घर के पास जो छोटे वेंडर्स है सब्जी वब्जी वाले, वो लेके आए और उसके बाद उन्होंने आगे सेल किया, आपको दिया, ये सब हुआ, ये हो गई दूसरी ट्रांजैक्शन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ही चीजें फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब ये दोनों ही चीजें मार्केट है। ऐसा ही फाइनेंशियल एसेट्स में भी होता है। सबसे पहले मान लीजिए आज मैंने, मेरी कंपनी है, मैंने आज कोई कुछ नए शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए, राहुल इंडस्ट्रीज, हालांकि छोड़ो रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज कमिंग आउट विद एन इक्विटी शेयर इशू ऑफ इतना शेयर्स ऑफ इतना ईच, ये मैंने लॉन्च किया। तो मेरा सवाल आप सब लोगों से है, सब बच्चों को ओपन आंसर देना है, किसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। जो शेयर्स मैंने आज लॉन्च किए, क्या ये आज से पहले कभी मार्केट में थे? मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो शेयर्स मैंने आज लॉन्च किए हैं, क्या ये आज से पहले कभी मार्केट में थे या ये आज पहली बार मार्केट में आए? बताइए। तो पहली बार मार्केट में तो ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आप में से कुछ लोगों ने वो शेयर्स खरीद लिए, ये हो गई एक ट्रांजैक्शन। अब क्या हुआ, आपने वो शेयर रखा, अब आपको मान लो एक अच्छा कोई बंदा मिल गया जो आपको बहुत अच्छे पैसे दे रहा है उन शेयर्स के लिए, तो आपने उसको बेच दिए, ये हो गई दूसरी ट्रांजैक्शन। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल मार्केट में कवर होती है, एक क्रिएशन वाली भी, एक एक्सचेंज वाली भी, राइट और रॉन्ग। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ, यहाँ देखिएगा, अभी नोट्स मत खोलिए, अभी यही देखिए। अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन बनाता हूं तो देखिए यहाँ पे, इट इज द मार्केट फॉर, फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर
हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया, क्रिएशन एंड एक्सचेंज, क्रिएशन एंड एक्सचेंज। अब ये फाइनेंशियल मार्केट है तो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है ना। तो मार्केट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस, कह लो इट इज अ प्लेस फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज। किसी भी चीज की मार्केट, अगर वेजिटेबल मार्केट है तो वेजिटेबल हो जाएगा, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स हो जाएगा। ये फाइनेंशियल मार्केट है तो फाइनेंशियल एसेट्स। Yes or no? तो financial market is the market for creation and exchange of financial assets. मैं 10 बार बोलूंगा, आपको याद हो जाएगी। Financial market is the market for creation and exchange of financial assets. Financial market is the market for creation and exchange of financial assets. Financial market is the market for creation and exchange of financial assets. आद्य अपना वीडियो ऑन करिए। Financial market is the market for creation and exchange of financial assets. Financial market is the market for creation and exchange of financial assets. यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी आज हमारी को डिस्कशन पे ज्यादा ध्यान दें। बेटा एक बात बताओ, अब एक मैं बिल्कुल रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे को एक बात बताइए, जो पैसा है, जैसे सेविंग्स है, मान लो मैंने, आप लोगों ने मेरे को फीस दी, उस फीस से मैंने अपना घर का खर्चा किया, मैंने अपने इंस्टीट्यूट का खर्चा किया, मैंने और सब जो चीजें करनी थी वो की। अब मेरे पास कुछ पैसा बच गया। अब मेरे को बताइए, इस पैसे के साथ मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे को ज्यादा रिटर्न मिले। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। कोई आंसर देना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। आप लोगों और से एफडी पैसा करवा मिला, सकते हैं सर। उस पैसे को मैंने अपने घर के खर्चों के लिए लगा दिया, अपने बिजनेस के खर्चे के लिए लगा दिया, मतलब अपने काम जो भी है उससे खर्चे कर दिया, मेरे पास कुछ पैसा बच गया। अब इस पैसे से मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, मैं क्या कर सकता हूँ? कोई बताएगा मेरे को? बताइए सर, शेयर्स और में एफडी इन्वेस्ट करवा एक एक कर करके सकते देखते हैं। हैं। पहले हाँ, कौन बोलेगा पहले बताओ। हाँ सर, एक, एफडी हाँ करवा बोलो, सकते हैं। कहाँ लगा एफडी सकते हैं? एफडी एफडी, बहुत बढ़िया आंसर आया, मैं यही सुनना चाहता था। मैं इस पैसे को, बिल्कुल सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, बैंक में जाओ एफडी करवा लो। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहले शायद मैं एफडी में ही लगाऊं, लेकिन एफडी में मैक्सिमम जो रिटर्न मेरे को मिल रही है आज के टाइम पे जो मैक्सिमम रेट चल रहा है एफडी का, 6, 6.5, 7% का चल रहा है, यही रेट है। ठीक है, ये एक ऑप्शन तो ये हो गया, और बिल्कुल सही है। तो आपने बोला एफडी में लगा सकते हैं, तो एक हो गया एफडी, फिक्स डिपॉजिट। और कोई सर ये भी कर लैंड में सकते हैं। इन्वेस्ट कर म्यूचुअल सकते हो। फंड्स, कहाँ म्यूचुअल पे? फंड, सर लैंड में म्यूचुअल इन्वेस्ट कर फंड्स। सकते हो। लैंड में इन्वेस्ट कर, चलो वेरी गुड, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो ओके, ठीक है स्टॉक जी। और मार्केट, बताइए, सर और म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, शेयर्स में स्टॉक शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये एक नई आई है। अच्छा, मैं कहीं भी नहीं लगाता, मैं बैंक में डाल देता हूँ। बैंक सेविंग्स बैंक में भी तो डल सकता है, तो मैंने बैंक में सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। ठीक है। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट जो बोलने वाले लोग थे, ये मेरे को बताएगा ये क्या होता है? स्टॉक मार्केट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? ये जो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड होते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा दो, नहीं ना? शेयर, कंपनी के हाँ बोलो। शेयर्स, शेयर्स खरीदना। कंपनी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में से डिबेंचर्स में। पता है क्या होता कंपनी है? के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है। देखिए बच्चों, एक बार हम सारे देखते हैं। अगर मैं बैंक में सेविंग्स अकाउंट में डालता हूँ तो 3-4% की रिटर्न है, आपको पता ही है। 4% की रिटर्न होती है। एफडी में डाल दिया 6 से 7% की रिटर्न होती है। प्रॉपर्टी एक बहुत ही, मतलब आजकल तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी बहुत डाउन है, और ऐसा भी नहीं है प्रॉपर्टी में कब्जे हो जाते हैं, और बहुत तरह की वो है, मतलब दिक्कतें होती है। बट हाँ, ये भी ऑप्शन। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों ही ऑप्शन में मैं लिमिटेड कमा पाऊंगा? मतलब सेविंग्स में भी एक रिटर्न लिमिटेड आएगी, एफडी में भी रिटर्न आएगी। एक और जगह है जो आप लोगों ने नहीं बताई, जहां पे पैसा डालने से मैं, पता नहीं, मैं मल्टीप्लाई, कितना ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कोई, अगर मैं बोलता हूं, आप लोग नहीं बता पा रहे, मैं बोलता हूं, आप बताइएगा मैं सही कह रहा हूं कि गलत। बिजनेस में, अगर मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो हम सबको पता है बिजनेस ही वो जगह है जहां पैसा मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो सकता है। मैं 1,000 रुपीज से, मैं 1 लाख रुपीज से कई लाख एंड करोड़ रुपीज अर्न कर सकता हूं। लेकिन ये भी सच बात है कि सबको बिजनेस की वो सेंस नहीं होती। सब लोग वो हर्षद मेहता या मुकेश अंबानी नहीं होते। हर इंसान को वो सेंस नहीं है कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये भी सच है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि बिजनेस का पैसे का सबसे अच्छा यूज है बिजनेस में पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मैं ही ये भी कह रहा हूं कि बिजनेस करना सब लोगों को नहीं आता। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल भी रहा हूं और उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ
क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन सबको बिजनेस करना नहीं आता, तो इसलिए मैं क्या करूं, मैं इन्हीं जगहों पे लगा दूं, एफडी पे, सेविंग्स पे, ये सब लगा दूं, और यहाँ पे मेरे को जो 6-7% का टुच्चा सा रिटर्न मिल रहा है, चिंदी सा रिटर्न मिल रहा है, उसको लेके मैं खुश रहूं। मतलब मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करता हूँ तो मुझे साल का कितना मिल जाएगा, 6 लाख रुपए मिल जाएगा, मैं उससे खुश रहूं और अपनी जिंदगी जीता रहूं। यही क्या मेरी यही जिंदगी है, क्या मेरी यही उड़ान है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या कर सकते हैं, मेरे को बिजनेस करना नहीं आता, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मुकेश को तो आता है। अब आप बोलोगे सर ये मुकेश कौन, जिसका ऐड आता है वो है मूवी से पहले? नहीं नहीं, अंबानी, ईशा का फादर, ठीक है। अब ईशा मैं बोल सकता हूँ, आई हैव सम पर्सनल कनेक्शंस विद ईशा, चलो एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो पॉइंट क्या है कि जो मुकेश अंबानी है उसको बिजनेस करना आता है, और वो एक ऐसा बंदा है जिसे कहते हैं ना, हिंदी में कहावत होती है, इसको तो मिट्टी भी दोगे तो ये सोना बना देगा, तो ये वैसा बंदा है। तो इसको मैं अगर अपने पैसे दूंगा तो ये उन पैसों पे मेरे को मैक्सिमम लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे देगा। देखिए एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे जाऊँ, मुकेश ये मेरे 1100 रुपए रख, कल से बिजनेस में इन्वेस्ट करियो और मेरे को इस पर अच्छी रिटर्न ला के दियो, बना के दियो, तो क्या वो मेरे पैसे ले लेगा? 1100 रुपए ले लेगा क्या मुंह में से? इसके बदले 1100 थप्पड़ और मेरे मुंह पे मार के, मेरे को धक्के मार के बाहर भगा देगा। लेकिन उसको 1100 रुपए चाहिए, उसको 1100 रुपए चाहिए। इनफैक्ट वो एक ऐसा बंदा, आप क्या हो सर वो तो इतना रिच बंदा है, उसको मेरे पैसे जोड़ना चाहिए यार, ये समझो वो रिच है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको 1100 मतलब उसको 1 रुपए भी मिल जाएगा ना, तो वो उसको इन्वेस्ट करके इतना मल्टीप्लाई कर सकता है, ये उसको पता है। लेकिन उसको शर्म आ रही है हमसे पैसे लेने में, उसको शर्म आ रही है कि मैं एक वो नॉर्थ दिल्ली का टीचर है, मान लिया चलो टीचर अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, अच्छा बच्चों में फैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं उससे 1100 रुपए कैसे ले लूं? मान लो चलो ईशा के साथ उसकी रिलेशनशिप है, लेकिन मैं 1100 रुपए कैसे ले लूं? तो ये उसकी शर्म है, उसको भी तो शर्म आ रही है। अब मुझे भी पैसे देने, अब मेरे को भी डर लग रहा है कि यार क्या मैं मुकेश को जाऊँ और पैसे दूं, तो क्या करा जाए? तो इन दोनों में कि कुछ इस तरीके का हमने सिस्टम निकाला कि बड़े लोगों के पैसे लेने में ना तो उनकी ईगो हर्ट हो और हमारा पैसे भी सही ठिकाने पर लग जाए। हमने एक सिस्टम निकाला जिसको हमने कहा फाइनेंशियल मार्केट। तो हमने एक जगह बनाई जहां पे हमने क्या कहा कि जो बड़े लोग हैं, जब भी इनको पैसे की जरूरत होगी, ये एक हमारे सामने लॉलीपॉप फेंकेंगे, और ये लॉलीपॉप क्या है? शेयर्स, डिवेंचर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये देखे, मान लेते शेयर्स। इन्होंने हमारे को बोला कि हम आपको शेयर्स देके कंपनी के, आप हमें पैसा दो, तो हम जैसे पागल लोग इनको पैसे देते हैं, ठीक है, फिर ये उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, उड़ाते हैं, और हमें उस पर रिटर्न देते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यही सिस्टम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट वो सिस्टम है जिसके थ्रू जो मेरे घर में पैसा पड़ा हुआ है, जो कि सरप्लस है, खर्चों के बाद जो मेरा सरप्लस मनी है, वो उधर लग जाता है जहां उस पैसे का सबसे बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट? बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या मैं कह सकता हूं, एक लाइन सुनना मेरी, ये लाइन इस चैप्टर में हम कहीं पे भी लिख देंगे, सुनना भी, मैं मार्क करवाऊंगा। फाइनेंशियल मार्केट्स मोबिलाइजेस द फंड्स, हमारे घर में जो पैसा पड़ा है उसको मोबिलाइज करती है, मोबिलाइज मतलब चलाती है, एंड चैनलाइजेस द सेविंग्स, चैनलाइज करके मेरी सेविंग्स को कहां पे? इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बात समझ में आई? तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? फाइनेंशियल मार्केट मेरे घर में पड़े हुए सरप्लस मनी को मोबिलाइज करती है, घर से बाहर निकालती है और वहां लेके जाती है जहां उस पैसे का क्या हो सकता है? सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अगर मेरा पैसा मुकेश अंबानी, टाटास, बिरलास, महिंद्रास एक्सेट्रा तक पहुंच गया, जो बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे प्लेयर्स है, तो 2 फायदे होंगे। और ये 2 फायदे क्या क्या होंगे, कोई बता सकता है? अगर मेरा पैसा वहां पहुंच गया जहां उसको पहुंचना चाहिए, जहां उस पैसे का सबसे अच्छा यूज हो सकता है, तो 2 फायदे हो सकते हैं। 2 फायदे क्या क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? कोई भी बता सकता है? पहला फायदा क्या हो सकता है? सर मींस की सेलेक्ट उसकी अच्छा मिलेगा। एक पहले वासु बोलेगा, वासु बोले। सर मींस की सेलेक्ट उसकी ना फिर रियल वर्थ हैगी, उसकी क्या हो जाएगी? रियल? सर उसकी रियल वर्थ हैगी। ओह वेरी, बहुत अच्छा जवाब दिया कि उसकी रियल वर्थ मिलेगी उस बंदे को। ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। हाँ, वो वही हो गया ना, रियल वर्थ, हाई रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात हो गई। और कुछ? चलो, आप लोगों ने बोला, मैं बताता हूँ उसके 2 फायदे क्या है। एक तो बिल्कुल सही बोला, बट हाँ उसके वर्ड्स में थोड़ा चेंज करूंगा। सबसे पहला फायदा क्या है कि जो बिजनेसमैन है, रिलायंस हो गए, जो बिजनेसमैन है उनको पैसा मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो बिजनेसमैन है उनको पैसा मिल जाएगा। आपको सबको पता है, मेरे को भी पता है कि जो फंड्स है, जो मनी है, जो पैसा है,
वो एक स्कार्स रिसोर्स है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एक स्कार्स है। आप लोगों ने इको में पढ़ा है। तो इन लोगों को स्कार्स रिसोर्स मिल जाएगा। पहली चीज तो ये हो गया इनके लिए फायदा। दूसरा हम लोगों के लिए फायदा, जो वासु ने भी बोला और एक और बच्चे ने बोला कि हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को रियल वर्थ मिलेगी। रियल वर्थ को मैं अच्छे वर्ड्स में बोलता हूँ, हमारे को अपने ही पैसे पे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगी, अदर जो इन पे मिलती उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगी। तो दोनों को फायदा हो गया, देने वाले को पैसा देने वाले को भी फायदा हो गया, पैसे लेने वाले को भी फायदा हो गया। पैसा देने वाले को फायदा क्या हो गया, मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल जाएगी। हम लोग कौन है, हम लोग है हाउस होल्ड्स। और पैसा लेने वाला जो कंपनीज है, बिजनेसमैन है, बिजनेस फर्म्स है, उनको क्या फायदा हो गया, उनको पैसा मिल गया जो कि एक स्कार्स रिसोर्स है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे पैसा वहां पहुंचता है जहां उस पैसे की सबसे अच्छी यूटिलाइजेशन हो सकती है, यहां से मतलब हम लोगों के घर से बिजनेसमैन तक, ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, इस टर्म को नाम दिया गया है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, एंड देयरफॉर फाइनेंशियल मार्केट्स आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यहां तक बात समझ में आ गई? 3 1 मार्कर समझ आ गए? पहला डेफिनेशन, दूसरा कि 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और तीसरा इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम है। 3 1 मार्कर समझ आ गए? 4th 1 मार्कर पे बात चलती है। देखो मेरी बात को सुनना, एक एक वर्ड को सुनना। मैंने कहा कि मैंने आप लोगों से पैसा कमाया, उससे मैंने अपने खर्चे किए, मेरे पास सरप्लस मनी पड़ा है। अब मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए यहाँ पे पड़ा है, या 1100 से शुरू करते हैं, मेरी ज्यादा छोटी औकात है तो मैं 1100 से बात करता हूँ। अब मेरे पास 1100 रुपए पड़े हुए, अब इस 1100 को या तो मैं बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूँ, या यस और नो, या फिर मैं मुकेश को दे सकता हूँ। या ठीक है, मैं थोड़ा सा ना कैजुअली बोल सकता हूँ, आप समझ लेना, मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो या तो मैं 1100 रुपए को बैंक में डाल सकता हूँ, या फिर मैं मुकेश भाई को दे सकता हूँ। यही है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही वही 1100 रुपए मैं बैंक में भी डाल दूं, वही 1100 रुपए मैं मुकेश अंबानी को भी दे दूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक जने को ही जा सकते हैं पैसा। यस और नो? अब क्या होएगा, जो बैंक है उसको भी मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक हमसे पैसा लेके आगे मुकेश को देता है हाई रेट ऑफ रिटर्न में, तो हमें तो कम रेट ऑफ रिटर्न में पैसा ले लेता है हमसे, तो लोन वो एफडीज वगैरह पे, और आगे उसको ज्यादा पे देता है। तो बैंकों को भी मेरा पैसा चाहिए, तो वो ऐसे वो कहते हैं ना, वो कौन सी वो बर्ड होती है, वल्चर होता है, कौन सा होता है, वो गिद्ध की तरह आपके पैसों के ऊपर नजर लगा के बैठा है, मुझे दे दे मुझे दे दे मुझे दे दे पैसा। ठीक है, वो मेरे को क्या कह रहा है, बैंक मेरे को कह रहा है आप मुझे अपनी सरप्लस मनी दे दो, मैं आपको 6% 7% का चिंदी सा रिटर्न दूंगा, लेकिन सिक्योर्ड आपको पैसा मिलता रहेगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोविड हो जाए चाहे कुछ हो जाए, आपको पैसा मिल जाएगा। वो इस तरीके की मेरे सामने क्या अट्रैक्शंस पैक है। फिर आती है फाइनेंशियल मार्केट। देखो मुकेश अंबानी डायरेक्टली तो मांगेगा नहीं मेरे से पैसा, बीच में कौन है, फाइनेंशियल मार्केट। वो मेरे को क्या कह रही है, हे हाय व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट मनी इन मी। अच्छा ठीक है, आई विल गिव यू 200% रिटर्न, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके रिटर्न 0 भी हो जाए। तो वो मुझे अपने तरीकों से लुभा रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो अब ये मेरे को डिसीजन लेना है कि किसके साथ जाऊंगा। मैं बैंक के साथ जाऊं जहां मेरे को 6-7% की गारंटीड रिटर्न मिल रही है, या मैं जाऊं फाइनेंशियल मार्केट के साथ जहां मुझे 100, 200, 300, 400% की रिटर्न भी मिल सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बैंक, मेरे को तो बाहर निकाल दो, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट आपस में कौन हो गए, दे आर कॉम्पिटिटर्स। बैंक को भी वो पैसा चाहिए जो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो आपके पास पड़ा हुआ है, और फाइनेंशियल मार्केट्स को भी वो पैसा चाहिए जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, हु आर द टू कॉम्पिटिटर्स इन दिस फाइनेंशियल सिस्टम, वन इज द बैंक एंड द अदर इज द फाइनेंशियल मार्केट्स। ये बात समझ में आई सबको? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक है, किसी के मन में भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये धीरे धीरे ना वीडियो से ऑफ जो हो रहे हैं, ये सीधा बाहर जाओगे बच्चे, मान्या, आरुषि, वानी, सब, राघव, अपना वीडियो ऑन करो, फिर मैं 5-6 बच्चों को पढ़ा लेता हूँ जो मेरे साथ एक्टिवली पढ़ रहे। इतनी बात समझ में आ गई? 4th 1 मार्कर। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब जब जैसे हमने देखा कि 2 ट्रांजैक्शंस हो रही है, एक क्रिएशन एंड एक एक्सचेंज, तो ये 2 तरीके की फाइनेंशियल मार्केट्स होती है। जहां पे एसेट क्रिएट होता है, सिर्फ एसेट पहली बार मार्केट में लॉन्च हुआ, जैसे किसी फार्मर ने सब्जी उगाई और सबसे पहली बार गवर्नमेंट को सारी की सारी सब्जियां उसने बेच दी, ये हो गया क्रिएशन ऑफ एसेट। और यहाँ पे अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो किसी कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर्स लॉन्च किए, फर्स्ट टाइम मतलब न्यू शेयर्स लॉन्च किए। फर्स्ट टाइम का ये मतलब नहीं है कि पहली बार शेयर्स लॉन्च करना, पहली बार का मतलब है नए शेयर्स लॉन्च करना। जैसे रिलायंस ने 500 नए शेयर्स लॉन्च किए, तो ये क्या हो गई, ये हो गई क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, प्राइमरी मार्केट।
और उसके बाद जब वो शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं तो वो शेयर पहले आप खरीद रहे हो, फिर मैं खरीद रहा हूँ, फिर मेरे से कोई और खरीद रहा है, उससे कोई और खरीद रहा है, उससे कोई और खरीद रहा है। ये क्या होता रहेगा? दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग देयर हैंड्स। ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। तो ये हमारे 5 वन मार्कर्स आपको समझ में आ गए अच्छे से, ठीक है? तो आइए एक बार इनको रीड करते हैं नोट्स में से। ये 5 वन मार्कर्स है, पांचों बहुत बार पूछे गए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कम टू पेज नंबर 12.1। हाँ, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ पे आए हुए अपने अटेंडेंस प्लीज मार्क करके आइएगा अपने ग्रुप में। अगर किसी ने मैसेज नहीं किया तो प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिए। 12.1 पेज पे आइए। हाँ, 1 मिनट जागृत, एक मिनट जागृत। हाँ जी, बोलो जागृत। सर किसी नई कंपनी ने अगर शेयर्स लॉन्च करे हैं तो वो हमारा क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा? सर किसी नई कंपनी ने भी शेयर लॉन्च किए, वो तो क्रिएशन है ही है। किसी पुरानी कंपनी ने भी नए शेयर लॉन्च किए, वो भी क्रिएशन है। एक बात बता, एक फार्मर है, उसने एक बार सब्जी, सबसे पहली टाइम उसने जिंदगी में सब्जी उगाई, वो तो तूने कह दिया प्राइमरी हो गया। उसके बाद उसने फिर आलू उगा दिए, तो वो भी तो प्राइमरी हुआ। वो जो आलू अब उगाए, क्या वो पहले उगा था कभी? नो सर। हाँ, आपको ये नहीं देखना कि फर्स्ट टाइम है, आपको ये देखना है कि न्यू शेयर्स लॉन्च हो रहे हैं। जो शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल 500 शेयर्स लॉन्च किए पहली बार, ठीक है? वो 500 शेयर्स पिछले साल के लिए प्राइमरी मार्केट थी। अब राघव जी सो तो नहीं देना, हाँ, और अब उसने इस साल 500 शेयर्स और लॉन्च कर दिए, तो ये तो ऐड हो जाएगी ना उसके शेयर्स में। ये तो नहीं है ना कि वो पुराने शेयर वाले 500 शेयर्स ही है, ये नए शेयर्स है, ये पहले मार्केट में नहीं थे, ये नया एसेट अब क्रिएट हुआ है मार्केट। ओके सर, गॉट इट। हाँ, चाहे आप कितनी बार, चाहे वो 50 साल पुरानी कंपनी ही क्यों ना हो, वो जब जितनी बार नया एसेट लॉन्च करेगी मार्केट में, वो प्राइमरी मार्केट ही माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आइए अब रीड करते हैं ना। तो ये 5 वन मार्कर्स है हमारे। आइए 10.1 पेज पे, या इस एक मिनट सेजल आई है क्या? और ओके, और वो, हाँ, चलिए एक बार शुरू करते हैं, एक सेकंड। ओके, आइए बच्चों। A financial market is a market for the creation and exchange of financial assets। इसमें 2 वर्ड्स को बॉक्स में डालिए, क्रिएशन को बॉक्स में डालिए, एक्सचेंज को बॉक्स में डालिए। अब देखिए ये जो मैंने लाइन, अब जो नेक्स्ट लाइन है, मैंने आपको बच्चों पहले भी बोला था, प्लीज कीप अ हाइलाइटर विद यू। अगर आपके साथ हो सके तो हाइलाइटर रखिए। अगर आपको नहीं ले पा रहे हो तो कोई नहीं, आप ले लीजिए और फीस में से पैसे कम दे दीजिए ना मेरे को हाइलाइटर का, बट प्लीज उसको खरीदो हाइलाइटर को। 2 हाइलाइटर्स कलर्स के रखा करिए। इट हेल्प्स इन, इस लाइन को पूरे को हाईलाइट करिए। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करिए। ये लाइन जो है ना बच्चों, ये इतनी अच्छी लाइन है, आई होप आपको समझ आ गई हो। ये लाइन इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी चेप सकते हो, कहीं पे भी चेप देना, जहां आपको लगे कंटेंट कम है, ये लाइन लिख देना, ठीक है? ये एक ऐसी यूनिवर्सल लाइन होती है ना जो कहीं पे भी चल जाती है, ये वो है। तो इस लाइन को प्लीज कभी भूलना मत। ओके, फर्स्ट वन मार्कर हो गया डेफिनेशन। सेकंड वन मार्कर की बात करते हैं। अ फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। बच्चों मुझे ये सीरियसली नहीं पता कि आपको इको में क्या सिखाया गया है कि सेवर्स कौन होते हैं और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। बीएसटी को प्लीज इको से अलग रखना। बीएसटी में सेवर्स हम लोग हैं, हम लोग सेवर्स है, हाउस होल्ड्स, और इन्वेस्टर्स है बिजनेस फर्म, ठीक है? तो इसमें ना प्लीज इसको ऐसे, इसको इसी तरीके से समझना, उसको इको से कंफ्यूज मत करना। तो इट हेल्प्स इन acts as a link between the savers and the investors by mobilizing funds between them। mobilizing मतलब moving funds between them। it allocates the funds for investment in the most productive use। इस लाइन को हाईलाइट करिए। आगे चलते हैं। when the allocative function is performed, 2 consequences occurs। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि जब एलोकेशन फंक्शन परफॉर्म होता है तो 2 फायदे क्या क्या होते हैं। पहला फायदा, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड टू द हाउस होल्ड वुड बी हायर। तो जो हाउस होल्ड है उनको जो रिटर्न मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। अभी आपने बोला था ना कि उसको बेस्ट वर्थ मिल पाएगी, तो हायर। एंड सेकेंडली, जो स्कार्स रिसोर्सेज है are allocated to those firms who have the highest productivity। scarce resource यहाँ पे क्या हो गया? पैसा। तो जो पैसा है वो उसको मिल पाएगा जिसके लिए उसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, जो कि बिजनेस फर्म है। 2 1 मार्कर्स हो गए। तीसरा 1 मार्कर, this process by which this allocation is done is known as financial intermediation। तो 1 मार्कर एमसीक्यूज में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से, ये 3rd 1 मार्कर।
फोर्थ, ये अगेन इसमें ना क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द टू सोर्सेस जहां पे एक हाउस होल्ड अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. तो हाउस होल्ड्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स ईदर विद द बैंक्स, ठीक है. Alternatively, households can buy the shares and the debentures. Thus, banks and financial markets are the competing intermediaries in the financial system. तो क्वेश्चन क्या आता है कि what are the two क्या कहते हैं इसको sources जहां पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो either we can invest in banks or we can invest in financial system, financial markets. आगे चलते हैं. नेक्स्ट लास्ट वन मार्कर. फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट wherever a financial transaction occurs. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो तरीके की हो सकती है. क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज इनिशियल इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बाय फर्म. इसके आगे ना ब्रैकेट में लिखिए दैट इज प्राइमरी मार्केट. इसके आगे लिखिए दैट इज प्राइमरी मार्केट. लिखो माधव, दैट इज प्राइमरी मार्केट. और सेकंड में लिखो द परचेज, लिखा हुआ है द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स. इसके आगे लिखो दैट इज सेकेंडरी मार्केट. तो फर्स्ट जो है वो प्राइमरी है, जो सेकंड है वो सेकेंडरी है. भव्या, नैना, मानस वीडियोस ऑन करिए. ड्रोन, ख्वाहिश, मोहक, सुजल. अच्छा सुजल का तो मैसेज आ गया. विश्वास, रिंदा, सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए. देखो प्लीज डू नॉट फोर्स मी यार, मैं भी नहीं चाहता बाहर निकलो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चलिए आगे चलते हैं. तो बच्चों ये हमारे 5 वन मार्कर्स हो गए. अब हम आगे चलते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट. तो एक बार फिर से 5 वन मार्कर्स को रिवाइज करते हैं. सबसे पहले तो डेफिनेशन, दूसरा हो गया कि दो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तीसरा हो गया कि इस पूरे सिस्टम का नाम क्या है, चौथा हो गया कि दो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, और पांचवा हो गया कि इसका फाइनेंशियल कहां का फाइनेंशियल मार्केट कहां का एग्जिस्ट कर सकती है. तो ये हमारे 5 वन मार्कर्स हो गए. अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट. तो बेटा पहले यहां देखना, यहां देखिए. सबसे पहले तो फंक्शन हमने पढ़ लिया कि ये मोबिलाइज करता है हमारे घर में जो फंड्स पड़े, जो सेविंग्स पड़े, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, सॉरी मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स into their most productive use, है ना. तो सबसे पहले तो यही हो गया कि हमारे घर में जो सरप्लस मनी पड़ा, मैं आपको समझाता भी रहता हूँ, उनको ये क्या करता है, सही ठिकाने पे लगाता है. बच्चों अब ना बच्चों को आपके मन में डाउट आएगा, जैसे आप बोल सकते हो कि सर मान लो अब आप अगले साल 18 के हो जाओगे, है ना. मोस्ट ऑफ यू विल बी टर्निंग 18 मे बी दिस ईयर और मे बी द नेक्स्ट ईयर. तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर हम क्या इन्वेस्ट करें, मतलब हम तो क्या हमारे पास होएगा, हम क्या इन्वेस्ट करें. या मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर मेरी इनकम ही कम है, मैं बहुत कम कमाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू सेव मच, मैं नहीं सेव कर पाता लाखों रुपए, तो मैं क्या खरीदूंगा इसमें. तो सर मैं आप लोगों को सबको एक जवाब देता हूँ. ये एक ऐसी मार्केट है, ये इसमें इतने ऑप्शंस है, कभी बैठना मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा. इसमें इतने ऑप्शंस है कि अगर आप अर्न करते हो इन करोड़्स, अगर आप सेव करते हो करोड़ों में, तो आप करोड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो. और अगर आप सेव करते हो लाखों में या थाउजेंड्स में, तो आप थाउजेंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. मतलब एक बात बताओ, क्या आप रोज के 10 रुपए सेव कर सकते हो? अगर आप 10 रुपए भी रोज के इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इस मार्केट में ऐसे भी ऑप्शन है कि आप रोज 10 रुपए इन्वेस्ट करो. मतलब रोज के 10 रुपए मतलब कितना हो गया, महीने का 300 रुपए. अब आप बोलोगे सर इससे रिटर्न क्या मिलेगा. सर 300 रुपए एक महीने में किया, 12 महीने के 3600 हो गए. मान लो आपने 20 साल ऐसे कर दिया, 10 साल ऐसा कर दिया, तो आपने कितने कर दिया, 36,000 इतना इन्वेस्ट कर दिया. फिर इसका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट लगा के आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है. ये तो क्या कहा, मतलब यू कैन इवन स्टार्ट विद एज लो एज 10 रुपीज अ डे. ये तो कुछ भी नहीं है. 10 रुपए तो एक शायद रिक्शा वाला भी निकाल सकता है, एक आप लोग भी निकाल सकते हो, आपके पास जो पॉकेट मनी मिलती है, एक बड़ा बिजनेसमैन भी निकाल सकता है. या और दूसरा ऑप्शन, सर मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पे ऐसी भी सिक्योरिटीज है जहां आप पैसा इन्वेस्ट करो, आपको रिस्क मिलेगा, लो रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं है. अच्छा आप कोई कहता है कि सर मेरे को तो रिस्क लेना है, मैं तो बस डबल या ट्रिपल करना चाहता हूँ, मुझे रिस्क की कोई चिंता नहीं है. तो यहाँ पे ऐसी भी सिक्योरिटीज है जो आपको अपने ही पैसे में 500 टाइम्स रिटर्न भी दे सकती है और डूब भी सकती है. तो अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो वहां इन्वेस्ट कर दो. कोई कहता है कि सर मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे तो फिक्स्ड कोई बता दे कि देखो 8% रिटर्न मिलेगा, मिलता रहे. तो वैसी भी सिक्योरिटीज है जो गारंटी देती है कि जी चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको इस पैसे पे 8%, 6%, 7% की रिटर्न मिलेगी. तो कहने का मतलब ये है, आप इन्वेस्ट करने वाले बनो
ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये बोलना बिल्कुल बेकार है कि सर जो भी हमारे पास पैसा पड़ा होता है मैं तो बैंक में डाल देता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए थोड़ी ना है। ये बोलना गलत है। आप चाहे छोटे हो, आप चाहे बड़े हो, आप चाहे बहुत छोटे हो, आप चाहे बहुत बड़े हो, आप सबके लिए फाइनेंशियल मार्केट के पास कुछ ना कुछ है। बस ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि हम फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं कि नहीं। तो पहला फंक्शन क्या होगा फाइनेंशियल मार्केट का कि वो आपके घर में पड़े हुए पैसे को सही ठिकाने पे पहुंचा देगी, आप बस उसको एक मौका दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला पॉइंट। दूसरा, बेटा एक बात बताइए, किसी भी चीज का प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होता है? या आप लोगों का इको का क्वेश्चन है, किसी भी चीज का प्राइस मेरे को बताइए कैसे डिसाइड किया जाता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड बिल्कुल सही सप्लाई। आपने बोला। तो इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई है। जब आपका एसेट बिकता है मार्केट में, तो सॉरी जब आपके शेयर्स की बोली लगती है, अब आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। और अगर आप लोगों ने वो देखा हो स्कैम 1992 देखा हो अगर आप, तो आपने उसके पहले एपिसोड में देख लिया होगा कि जब 90s 80s की बात होती थी, जब इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता था, तो एक्चुअली में बोली लगती थी जो बोल, और ये जो हर्षद मेहता था उसने अपना काम वहीं से शुरू किया था। एक्चुअली में बोली लगती थी कि मेरे पास एसबीआई का शेयर है, इतने का बेचना है, उतने का खरीदना है, फिर बोली लगती रहती थी और जिसका हाईएस्ट प्राइस होता था उसको मिल जाता था। अब ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका है। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा को सुबह देखते हो शेयर्स, तो आप देखते होगे कि जो वो जी बिजनेस में नीचे वो एक स्ट्रिप सी भागती रहती है, उसमें प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आपका 32 इंच का टीवी है, यहाँ से यहाँ तक जाने में वो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है। तो वो हो क्या रहा है? वो डिमांड एंड सप्लाई ही है। बस आज की डेट में वो क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी मार्केट है जो सिक्योरिटीज के प्राइस को डिस्कवर करने में मदद करती है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ये हमारी जो है ये क्या होती है बताइए? ये सप्लाई होती है, डिमांड होती है? डिमांड। नहीं पता? ये क्या होती है? डिमांड। डिमांड होती है। तो ये कौन हो गए? फर्म्स हो गए, और ये हो गए सप्लाई, हम हो गए हाउस होल्ड्स, ये हो गए फर्म। तो जहां पे ये मीट करेंगे वहां पे हमारा पैसा क्या हो जाएगा? सॉरी प्राइस जो है हमारा सेट हो जाएगा। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया? इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब थर्ड फंक्शन मैं बताता हूँ, अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। बच्चों क्या हुआ, जैसे मैं पीतमपुरा रोहिणी में के पास ही रहता हूँ, तो वहां पे आपको पता है संडे बाजार लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे शर्माने की बात नहीं है। कहीं कहीं बुध बाजार लगता है, कहीं कहीं संडे बाजार लगता है। तो शाम को मैं टहलता हुआ सब्जी लेने चला गया। अब जब मैंने सब्जी ले ली, बहुत सारी, आपको पता ही है मैं खाता भी ज्यादा हूँ, तो मैंने जब सब्जी वब्जी ले ली तो वो नीचे बैठा हुआ था वो सब्जी वाला, मैं खड़ा हुआ था। तो उसने मुझे ऐसा थैला पकड़ाया कि ये लो जी आपके 480 रुपए की सब्जी का हुआ है, आप दे दो। तो मैंने अपनी जेब से निकाला एक टाटा का शेयर। मैंने टाटा का शेयर निकाला अपनी जेब से और मैंने उसको बोला ये टाटा का शेयर है, इसको रख। 500 रुपए का शेयर है, 480 जो तूने मेरे को सब्जी दी है उसके 20 रुपए तेरी टिप। उसने ना मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा मैं जैसा विशाल आदमी को देखने में। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसने अपने यहाँ से एक और शेयर निकाला रिलायंस का। उसने अपने कहीं से नीचे से एक शेयर निकाला रिलायंस का और मेरे मुंह पे फेंक के कहता ये 1000 रुपए का शेयर है, कल मेरे साथ आके तू भी अपना ठेला लगा दियो। कहने का मतलब क्या है कि मेरा सवाल आपसे क्या है, क्या ये जो शेयर मेरी जेब में पड़ा हुआ है, क्या ये सब्स्टिट्यूट है मनी का? क्या मैं किसी को पैसे की जगह पे मनी ये दे सकता हूँ? ये पकड़ शेयर, आपको मुझे पैसे देने दे, आप लोगों ने मुझे शेयर्स दे दिए, सर ये ना 20 के शेयर्स है, बेच लेना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या आप ऐसा कर सकते हो? नॉट एट ऑल। दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी। ये एक फाइनेंशियल टेंडर नहीं है, एक लीगल टेंडर नहीं है। अब मेरे को तो पैसा चाहिए ना, मैं क्या करूं? तो अगर मैं उसी शेयर से पैसा आपको देना चाहता हूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं उस शेयर को फाइनेंशियल मार्केट में जाके बेचूं, 500 रुपए मेरे को मिलेंगे, मैं 480 रुपए आपको दूं और 20 रुपए का अगर टिप भी देना चाहता हूं तो वो भी दे दूं, और जो बचे अगर नहीं देना चाहता तो 20 रुपए अपने पास रखूं। मतलब मैं उसको कैश के बदले में नहीं दे सकता, मैं उसको कैश करवा सकता हूं। और मुझे उसको कैश करवाने के लिए अगेन कहां जाना पड़ेगा? फाइनेंशियल मार्केट में। तो क्या मैं कह सकता हूं थर्ड फंक्शन क्या हो गया? फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स liquidity to the existing financial assets। समझ में आई? तो ये हमारे जो पुराने एसेट्स होते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल एसेट्स है, उनको लिक्विड करने में, लिक्विड मतलब उनको मनी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? एंड लास्ट बच्चों एक बात बताओ, अब जैसे आपको पता है दिल्ली में चांदनी चौक जो है दैट इज अ फेमस प्लेस फॉर
क्लोथ्स, हम कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है। और भी जैसे हर जगह ना बना हुआ है, जैसे सदर बाजार है, वहां पैकिंग का सामान मिल जाता है या एक्सेट्रा चीजें मिल जाती है। अब मान लो किसी के घर में शादी है तो उसको कपड़े खरीदने हैं, तो वो चांदनी चौक ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि सबके कपड़ों की शॉपिंग वहां पे हो जाएगी। मान लो किसी को खाना वाना की मतलब कुछ भी चीज खरीदनी है, तो जो जो मार्केट बनी हुई है दिल्ली में कि ये मार्केट इस चीज के लिए फेमस है, ये मार्केट इस चीज के लिए फेमस है, हम वहीं जाते हैं, ऐसा हो। अब एक बात बताओ, इससे हमारा टाइम सेव होता है या टाइम हमारा बढ़ जाता है? मेरे को बताइए। इससे टाइम सेव होता है ना, व्हेन वी नो कि कौन सी मार्केट कहाँ पर है, क्या चीजें वहां मिलती है, उससे हमारा टाइम सेव होता है। अगर मान लो ऐसा पता ही नहीं होगा कि ये मार्केट यहाँ पे इस चीज की है, इस चीज की है, तो हमारे को क्या होगा, दिक्कत आएगी, हमें सर्च करने में दिक्कत आएगी। हम कपड़े फलों की मार्केट में ढूंढने जा रहे होंगे, फलों को कहीं और ढूंढने जा रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी एबल टू मतलब रिकॉग्नाइज कि कौन सी मार्केट क्या है। इससे हमें टाइम लगेगा ढूंढने में भी। अब क्या हुआ, अगर ऐसे ही मैं बोलूं कि फाइनेंशियल मार्केट में सबको पता है कि अगर किसी को शेयर्स बेचने हैं या डिवेंचर्स या अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बेचनी है, तो उनको पता है कि उनको एक जगह है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, वहां जाओ और सिक्योरिटीज बिक जाएगी, मतलब बिकने में मदद मिलेगी, तो बंदा वही जाएगा ना, वो ऐसे ठोकर तो नहीं खाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी वजह से बायर को सेलर को और सेलर को बायर को ढूंढने में, जब से फाइनेंशियल मार्केट एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बना, जैसे चांदनी चौक हमेशा से नहीं था, पहले नहीं था, बहुत आज से 100 साल पहले की बात करूं, चांदनी चौक नहीं था, तो लोगों को शॉपिंग करने में बड़ी मुश्किल होती थी, उनको पता ही नहीं था कि कौन सी चीज कहाँ मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ऑर्गेनाइज्ड हुआ, सारी शॉपिंग सेक्टर्स, सारे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह ऑर्गेनाइज्ड हुए, तो अब बोल दिया गया कि ये मार्केट किस चीज की है। करोल बाग जो है वहां पे ज्वेलरी की शॉप्स है, वो ज्वेलरी मार्केट है, तो ये पता चल गया। तो वैसे ही अब मैं क्या ये कह सकता हूँ, जब से फाइनेंशियल मार्केट एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बना, बायर्स को सेलर्स को ढूंढने में और सेलर्स को बायर्स को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बायर्स भी वहीं जाते हैं और सेलर्स भी वहीं पे ही मूव करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया हमारा, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों देखो, इसको हम अभी डिटेल में रीड करते हैं, उससे पहले हमारा स्लैंग क्या है, जो नए बच्चे आए उनको भी बताया दूं। माय फेस प्योरली रेविशिंग, तो ये मैंने अपने लिए बनाया है, देखो आज मैंने शेव भी करवाई है, माय फेस प्योरली रेविशिंग, ठीक है। अब आप, मेरे को पता है आप में से कुछ बच्चे लिखेंगे माय फेस प्योरली रद्दी, पर ठीक है वो आप लिख सकते हैं। तो माय फेस प्योरली रेविशिंग, इससे हेडिंग्स देखते हैं। एम से क्या हो जाएगा, अब इसको रीड भी करेंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ सेव फंड्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। एफ से क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। पी से क्या हो जाएगा, क्या है पी से, तो वाइज लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग एसेट्स, एंड लास्टली क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो एक बार जल्दी से फिर से हेडिंग्स को याद करने की कोशिश करते हैं। एम से क्या हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। F से facilitates price discovery, P से provides liquidity to the existing assets, and R से reduces the cost of transactions। यहाँ तक बात समझ में आई? एक बार रीड करते जरा इसको सारे को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए, किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, पहले सबसे पहले अपने फंक्शंस का स्लैंग लिखा, यहाँ पे स्लैंग लिख लीजिए जल्दी से। जो अक्षर एंड सेजल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये जो हमने लिखा है, ये जो हमारा स्लैंग है, इसमें जो वर्ड्स हमारे कैपिटल में है वो हमने यूज किया, जैसे एम हो गया, एफ हो गया, और जो शॉर्ट में है सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करना। तो एक एक करके सारे पढ़ते हैं। सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। A financial market facilitates the transfer of savings from the savers to the investor। तो एक ऐसी मार्केट है जो पैसे को सेवर से, हम लोग सेवर से इन्वेस्टर तक, बिजनेस फॉर्म्स तक लेके जाती है। It gives savers a choice of different investments। तो हम लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, मैंने अभी आपको गिनवा दिए खड़े खड़े। सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, मीडियम रिस्क के होते हैं, हाई रिस्क के होते हैं, लो रिस्क के होते हैं, नो रिस्क के होते हैं, 100 रुपए से होते हैं, 10 रुपए के होते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि सर मैं रोज रोज का झंझट नहीं बांधना चाहता, मेरे से तो साल में एक बार पैसे ले लो, तो लमसम ऑप्शंस होते हैं। कोई बंदा कहता है कि सर मैं ना एक साथ लाख रुपए नहीं निकाल सकता, लेकिन आप मुझसे रोज 10-10, 100-100 रुपए ले लो, तो उसको कहते हैं सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप रोज की सिप कर सकते हो, आप 15 दिन की सिप कर सकते हो। सिप का मतलब होता है सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, धीरे धीरे। तो मैंने सिप कर दी, 1 महीने की सिप कर दी, तो हर महीने की एक दिन, एक तारीख डिसाइड हो जाएगी, उस महीने में मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे। तो आप बस बोलो, इतने ऑप्शंस है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कोई बंदा कहता है कि सर मैं तो हाफ ईयरली करूंगा, साल में 2 बार इन्वेस्टमेंट करूंगा, 2 बार इन्वेस्टमेंट कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए, it gives savers a choice of different investments
and thus helps them to channelize their funds into the most productive use. तो आप अपने पैसे को अपने घर से निकाल के वहां ले जा सकते हैं जहां उस पैसे का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन होने के चांसेस है। फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी में बच्चों छोटा सा डायग्राम बना लीजिए जैसे मैंने बनाया। ये आप एक डिमांड दिखा दीजिए, एक सप्लाई दिखा दीजिए, उसका प्राइस दिखा दीजिए जहां पे वो मीट करता है, और आप अपने पेपर में भी बना के आइए। ये वाला बना लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउसहोल्ड आर द सप्लायर्स ऑफ द फंड्स। ये सप्लायर्स हो गए, हम हो गए, एंड द बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट्स द डिमांड। The interaction between these two forces helps in determining the price of the financial assets. तो आपके सामने ही है ये, आगे चलते हैं। Provides liquidity to financial assets, जो एग्जांपल मैंने भी आपको दिया था। Financial markets facilitates easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity. Liquidity का मतलब आपको पता ही है, कैश में कन्वर्ट करना, to existing financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. And lastly, it reduces the cost of transactions. The financial market provides valuable information about securities being traded in the market and thus helps to save efforts, time and money of both the buyers and sellers of financial market assets in finding each other. जैसा आपको पता ही होगा सर बेटा, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, चांदनी चौक हो गया, तो वहां पहले ही भारी बोर्ड लगा हुआ होता है, अब जब से ऑर्गेनाइज हो रहा है कि ये दुकानें हैं, इसमें इस गली में ये दुकानें हैं, इस गली में ये दुकानें हैं, इस गली में ये दुकानें हैं। अब मान लो मुझे जाना है XYZ शॉप पे, तो मैं पहले ही पढ़ लूंगा ना कि इस गली में वो है तो मैं जाऊं, अदरवाइज मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पे। तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट जो एक जगह है, चाहे आप ऑनलाइन की बात करो चाहे आप ऑफलाइन की बात करो, जो एक जगह है वहां भारी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जैसे आप एंटर करोगे कि ये कंपनीज के शेयर यहाँ पे बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका शेयर इस कंपनी का खरीदना है या बेचना है, तभी आप एंटर करो, अदरवाइज आप एंटर ही मत करो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसी मार्केट है, ये अब क्या करने लग गई है, अब बिल्कुल अदर मार्केट्स की तरह हमारा टाइम भी सेव होता है इस जब से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखना बच्चों, अब जरा पेन वेन को छोड़ के ध्यान सिर्फ यहाँ पे, अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो प्लीज बंद कर दो। देखो 10-15 मिनट की क्लास और लूंगा, ज्यादा मैं करवाऊंगा भी नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवाना चाहूंगा। देखो बच्चों, अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की ब्रॉड डाइवर्स वो करूं क्लासिफिकेशन, यहां देखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट की दो तरीके की मार्केट्स होती है। फाइनेंशियल मार्केट टू सेक्टर्स फाइनेंशियल मार्केट के कौन से हो गए? एक हो गया मनी मार्केट और एक हो गया कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का आगे कोई बाइफर्केशन नहीं होता, लेकिन कैपिटल मार्केट में आगे भी बाइफर्केशन होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट में एक ही होती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी दोनों एक ही होती है, ठीक है। अब समझते हैं कि सर ये है क्या। देखो बच्चों, जब आप लोग एज सेवर्स और बिजनेस फर्म एज इन्वेस्टर्स, जब आपको पैसा 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको अपना पैसा 1 साल से कम के लिए देना है और बिजनेस फर्म्स को 1 साल से कम के लिए पैसा लेना है, तो वो अप्रोच करती है मनी मार्केट। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो 1 साल से कम के लिए होती है, मतलब 1 साल के अंदर वो ट्रांजैक्शंस खत्म हो ही जाएगी गारंटी के साथ। अब आ जाओ 1 साल से ज्यादा, अगर कोई पर्सन 1 साल से ज्यादा के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, उस पर रिटर्न चाहता है, तो वो अप्रोच करता है कैपिटल मार्केट को। तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि कैपिटल मार्केट हो गई मोर देन 1 ईयर, मनी मार्केट हो गई 1 साल के लिए। मनी मार्केट का एक ही टॉपिक करना है हमें, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड ऑन मनी मार्केट। मनी मार्केट में 5 तरीके की सिक्योरिटीज होती है। जैसे कैपिटल मार्केट में शेयर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इक्विटी होती है, प्रेफरेंस होते हैं, एक्सेट्रा म्यूचुअल फंड, ये सब कैपिटल मार्केट के वो है पार्ट, वो एसेट्स है। मनी मार्केट के एसेट्स का नाम होता है 5 होते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिपॉजिट, ऐसे वो नाम होते हैं। तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। ये जो टॉपिक है हमारा आज की क्लास और नेक्स्ट हाफ क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद की जितनी भी क्लासेस होगी, 3-4 क्लासेस जो भी इस चैप्टर में और लगेगी, सारा का सारा जो मेन फोकस है हमारा कैपिटल मार्केट में। अब आगे
अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर हमने तो कभी नहीं सुना कि मनी मार्केट नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, एक पापा इन्वेस्ट करते हैं, मम्मी इन्वेस्ट करती है, एक दो पापा ने 10 साल पहले लिए थे, आज वो इतने लाखों करोड़ों की रिटर्न दे गए। बिल्कुल सही बेटा, जो ये मार्केट है ना, मैं एक लाइन बोलूंगा और उसको समझना, कोई चीज मेरे आंखों के सामने नहीं होती उसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं दुनिया में। हमारे लिए, हम जैसे हम लोग कौन हो गए, हम नॉर्मली एक नॉर्मल इंडिविजुअल मिडिल क्लास फैमिलीज है, सब लोग एक कुछ अपर मिडिल क्लास है, कुछ लोअर मिडिल क्लास है। हम लोगों के पास अगर कुछ पैसा बचता है तो हम इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारा एक नेचर है, ये हमारा एक नेचर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट एक्टिव नहीं है, ये एक मार्केट इसके साथ ही चल रही है, और ये इतनी ज्यादा एक्टिव है, इतनी एक्टिव मार्केट है कि जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था वो इसमें नहीं किया था, वो इस मार्केट में किया था। तो वो जो स्कैम उसने कई हजारों करोड़ का स्कैम किया था, वो इस मार्केट में नहीं, इस मार्केट में किया था उसने। मतलब उसने इधर से शुरुआत करके इधर किया था बेसिकली, भाई यही मार्केट थी जहां पे उसने स्कैम प्लान किया था। तो कहने का मतलब क्या है, ये मार्केट ऐसी भी नहीं है कि मैं एंट्री नहीं कर सकता, आप एंट्री कर सकते हो, बट पता नहीं ह्यूमन नेचर है कि हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करेंगे तो हम इस मार्केट की तरफ भागते हैं, इस मार्केट की तरफ नहीं भागते। लेकिन ये भी मार्केट उतनी ही एक्टिव है जितनी ये मार्केट है, और इनफैक्ट मैं ये कहूं तो गलत नहीं कहूंगा कि ये मार्केट इससे भी ज्यादा एक्टिव मार्केट है, बस ये विजिबल नहीं है, ये इतनी विजिबल नहीं है, छुप के काम कर रही है, बहुत काम चल रहा है इसमें पीछे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज की जो भी 10-15 मिनट की हमारी क्लास है, हम मनी मार्केट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक होगी, समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले जैसे हम क्या करेंगे, मनी मार्केट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। प्लीज बच्चों, प्लीज डू नॉट ये स्विच ऑफ योर वीडियोस ऑन करो, आप खुद देखो। मैं अगर आपको अच्छा, चलो मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ, अच्छा लगेगा, चलो खुद देखते हैं, एक बार देखते, चलो थोड़ी देर बाद मैं अपना वीडियो ऑन करूँ, बताना मजा आएगा? ठीक है, बताना, कौन बताओ कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि सामने क्या असर आपने लगा दिया। तो प्लीज ऐसे आप भी मत करो, मुझे भी नहीं मजा आ रहा ना, तो आप देखो देखो नहीं आता ना, अच्छा नहीं लगता यार, मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ और आप भी अपना कर रहे हो। आइए, तो मनी मार्केट के बारे में हम ज्यादा नहीं करेंगे आज, थोड़ी ही बात करेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। मनी मार्केट, अभी यहां देखना, इज अ मार्केट, देखना, फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ये शॉर्ट टर्म फंड्स की बात होती है, विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स having a maturity up to 1 year। तो हमने क्या बोला, मनी मार्केट इज अ मार्केट, देखो शॉर्ट, मैं तो तोड़ तोड़ के लिखवा होगा, आपको पता ही है, फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, बिल्कुल शॉर्ट टर्म फंड्स की बात होती है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, which deals in monetary assets। इनको monetary assets इसलिए कहा जाता है क्योंकि they are close substitutes of money। जितने भी हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे टी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, इनको ना हम बहुत जल्दी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, इसलिए इनको हम मॉनेटरी एसेट्स कहते हैं, which deals in monetary assets having a maturity up to 1 year। छोटी सी डेफिनेशन है, एक बार जल्दी से याद करते हैं। तो व्हाट इज मनी मार्केट? इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स which deals in monetary assets having a maturity up to 1 year। एक बार फिर से बोलते हैं, मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स which deals in monetary assets having a having a maturity up to 1 year। याद हो जाएगा? मुश्किल तो नहीं है, छोटा सा, ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, इसलिए याद हो जाएगा। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? एना को याद हो गई डेफिनेशन? हो गई ना? छोटी सी है, नहीं, चलो कोई नहीं, रैंडमली मैंने पूछ लिया आपसे। अच्छा, शिवांगी को याद होगी? नहीं, नलिन को तो पक्का हो गई होगी। चलो एक बार सब बोलने की कोशिश करेंगे, एक बार सब बोलेंगे। व्हाट इज मनी मार्केट? इट इज अ मार्केट फॉर Maturity of फॉर जो नहीं बोल रहा बेटा, संडे है, जिस भी दिन भगवान का दिन है मैं उसका भक्त हूँ, ठीक है? तो अपना आप चुपचाप बोल लो, इट इज अ मार्केट फॉर maturity शॉर्ट टर्म फंड्स which which deals deals in in monetary monetary assets and assets period of having maturity is up to maturity to 1 year। 1 समझ में year। आ गई बात? अब हम ना 5 इंस्ट्रूमेंट्स का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखिए, मेरे को पता है अब आप रेस्टलेस हो रहे हो, सबका टी टाइम हो रहा है, तो बस मेरे को भी 10 मिनट दे दो। देखो, सबसे पहला होता है टी बिल, दूसरा होता है कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर। आज हम बस ये 2 करेंगे, शायद 2 भी नहीं, एक ही करेंगे। तीसरा होता है कॉल मनी, चौथा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और 5वां होता है
कमर्शियल बिल। हमें ना क्या करना है, ये कमर्शियल पेपर था, ये कमर्शियल बिल था, हमें इन सब की 4-5 चीजें करनी है। कौन इशू करता है, कौन इशू करता है, किसको इशू करता है, कितने का इशू करता है, कब इशू करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए इशू करता है, ये 4-5 चीजें हमें पढ़नी है। ठीक हो गई, समझ आ गई बात। लेकिन उससे पहले ना मैं इनके कुछ कॉमन लाइन वर्ड्स आपको पढ़वाता हूँ जो सब में चेप सकते हो, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, सब में चेप सकते हो। तो ऐसे पहले मैं आपको कॉमन वर्ड्स समझाता हूँ कुछ। उन कॉमन वर्ड्स में ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए अपने नोट्स पे कम टू पेज नंबर 11.2 सॉरी 12.2 और देखिए मनी मार्केट की डेफिनेशन पहले करते हैं। मनी मार्केट, अच्छा एक मिनट, जो ये डायग्राम बना हुआ है ना कैपिटल मार्केट का, इसके नीचे एक बार एक्सपैंड कर लो। कैपिटल के नीचे 2 सेक्टर्स और बना लो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कैपिटल के नीचे 2 बॉक्सेस और बना लो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके आइए, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स whose period of maturity is up to 1 year. These are close substitutes of money. Definition है, साइड में लिख लीजिए डेफिनेशन। सेकंड जो बुलेट है ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप कहीं पे भी चेप सकते हो इस टॉपिक पे। जैसे अब ना ये जो 2 वर्ड्स है इनको बॉक्स में डालिए, लो रिस्क एंड अनसिक्योर्ड। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो अब आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स है, ये लो रिस्क भी है और अनसिक्योर्ड भी है। क्या ये मैं अपनी कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा? मैं कह रहा हूं अनसिक्योर्ड भी है और लो रिस्क भी है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? कोई बता सकता है मेरे को, मैं कैसे अपनी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकता हूं? सर उसमें सर रिस्क तो है पर इतना रिस्क नहीं है एज कंपेयर। अच्छा रिस्क तो है लेकिन इतना रिस्क नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ही वाहियात आपने आंसर दिया है। और कोई कुछ बताना चाहेगा, और कोई कुछ ट्राई करना चाहेगा? चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। मैंने एक कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, ये कुछ भी खरीदा, मान लो मैंने बॉन्ड्स खरीदे, कोई भी ले लो, और उस कंपनी ने मुझे बोला है ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स है। सिक्योर्ड डिबेंचर का क्या मतलब हुआ कि 5 साल का पीरियड है, 5 साल के बाद आपको कंपनी पैसा वापस करेगी डिबेंचर्स का। ठीक है, अगर कंपनी आपको 5 साल के बाद पैसा वापस नहीं कर पाई तो आप कंपनी के एसेट बेचिएगा और पैसा ले लेना। ये सिक्योर्ड होता है, मानते हो? दिस इज व्हाट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इज। अब हो गया, मेरे को 1 साल हो गया वो बॉन्ड खरीदे हुए, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई आज। ठीक है, मैं गया कंपनी के पास और कंपनी से मैंने बोला भैया सर ऐसा है, मेरे को पैसा चाहिए, आप मेरे से ये पैसे ले लो बॉन्ड वापस और मुझे पैसे दे दो। उन्होंने मेरे मुंह पे ग्लाफा मार के मेरे को भगा दिया और कहा अभी 4 साल बचे हैं ना, 4 साल बचे, अभी 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 साल के बाद आइयो, 4 साल के बाद आइयो, तब तेरे को पैसा मिल जाएगा। अगर हम ना दे पाए तो तू हमारे एसेट बेच के ले ले। यही होता है। क्या कंपनी ने कोई चीज गलत बोली है? कंपनी ने सही बोली है बिल्कुल। ठीक है, मैं बाहर गया मार्केट में, मैंने लोगों से पूछा प्लीज इस कंपनी के बॉन्ड खरीद लो, मेरे को पैसे की आज जरूरत है। सबने मेरे को बोला, मेरे मुंह पे थूक गए, अबे तू पागल है, तेरे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तूने इस कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए, ये सबसे थकेली कंपनी है, पागल है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ मुझको, मेरे को आज पैसे की जरूरत है, क्या मैं अपने उस बॉन्ड को पैसे में कन्वर्ट कर पाया? यस और नो? नो। तो मेरे को बताओ सिक्योरिटी का मैं घंटा अचार डालूं क्या? वो सिक्योरिटी लेके घूम रहा हूं मैं कि जी सिक्योरिटी है, मेरे एसेट सिक्योर्ड है, क्या मैं उसको आज कन्वर्ट कर पाया? नहीं। ये सिक्योर्ड थे बट इसमें रिस्क था, मानते हो कि नहीं? रिस्की है, मेरे को बिका ही नहीं। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है, बहुत रिनाउंड कंपनी है, मैंने उसके बॉन्ड्स खरीदे। उस कंपनी ने बोला कि हम आपको 5 साल के बाद पैसा वापस देंगे, लेकिन दे ही देंगे, अगर नहीं दे पाए तो हम कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हमारे एसेट नहीं बेच पाओगे। अनसिक्योर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया। मेरे को पैसों की जरूरत आज पड़ गई, मैं कंपनी के पास गया, कंपनी ने तो मेरे मुंह पे लाफा ही मारा, मैं कंपनी से तो लाफा ही खा के आता हूँ, तो कंपनी ने मेरे मुंह पे लाफा मारा कि भैया 4 साल के बाद आइयो, अभी मैच्योरिटी का टाइम नहीं हुआ, 4 साल के बाद तेरे को पैसा मिल जाएगा। मुझे पैसों की जरूरत आ जाए, मैं बाहर गया और मैंने ऐसे ही फेसबुक पर डाल दिया, आई हैव 100 बॉन्ड्स ऑफ दिस कंपनी, आई वांट टू एनकैश देम, प्लीज हेल्प मी। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतने लोगों के मेरे पास कॉल्स आ गए कि सर हमें दे दो इस कंपनी के शेयर बॉन्ड, हमें दे दो, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज्यादा क्या है, रिनाउंड है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अब एक बात बताइए, अनसिक्योर्ड है लेकिन क्या कोई रिस्क था? नहीं। मेरे को जब पैसों की जरूरत पड़ गई, मैंने उसको पैसों में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरा अब आपसे सवाल ये है, क्या रिस्क का सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड होने से कोई लेना देना हुआ? बताइए, रिस्क का सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड होने से कोई लेना देना हुआ? सोच के बताइए। नहीं।
सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का कुछ भी रिलेशन नहीं है रिस्क के साथ। रिस्क हैज एवरीथिंग टू डू विद द गुडविल ऑफ द बॉन्ड, कि वो मार्केट में कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं। तो अगर कंपनी की डिमांड है मार्केट में तो वो रिस्क नहीं है उसका, और अगर कंपनी की डिमांड नहीं है तो उसका रिस्क ही रिस्क है, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा कि ये सारे के सारे शेयर्स ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अनसिक्योर्ड होते हैं और लो रिस्क होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है अनसिक्योर्ड है, कि मान लो अगर कंपनी कभी पैसा वापस नहीं कर पाई तो आप कुछ नहीं बेच सकते कंपनी का, खत्म है, फिर आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन लो रिस्क का मतलब क्या हुआ कि ऐसी नौबत ही कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे आप नोटिस करोगे, ये सिर्फ वो कंपनीज इशू करती है जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी होती है। लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही इशू करती है इनको। तो बच्चों वहां पे अपने समझने के लिए, चाहे हिंदी इंग्लिश में जिस भी भाषा में लिखना चाहो लिख लो, दैट रिस्क हैज nothing to do with the security of the bonds or assets। लिख लीजिए वहां पे, risk has nothing to do with the security of the bonds or assets, risk is concerned with the marketability of the bonds of the company, risk is concerned with the marketability of the company, risk is concerned with the marketability। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया they are low risk unsecured। अब देखिए थर्ड पॉइंट, दे आर शॉर्ट टर्म, वो तो पता ही है हमें, सारे के सारे शॉर्ट टर्म में 1 ईयर से कम। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन मुझे बताएगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक सिंपल फाइनेंस की टर्म में, आप सब बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो मुझे बताओ डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? तुम 11th कर चुके हो, 12th खत्म होने वाली है, अगले साल कुछ बच्चे सीए में कदम रखेंगे। जिसपे लोन ले लेती है, जिसपे कंपनी लोन्स ले लेती है। लोन, डेट का मतलब क्या हुआ? डेट का मतलब हुआ जिसमें कंपनी हर साल एक इंटरेस्ट देगी प्लस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिडीम भी करेगी। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि इन सब पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो कि 1 साल से कम होएगा, उसमें ये रिडीम भी होएगी। तो ये सारे के सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। आगे they are all debt instruments, they are highly liquid and are actively traded every day। highly liquid का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा, जब बेचना चाहोगे वैसे ऐसे बिक जाएगा, ऐसे बिक जाएगा, जब बेचना चाहोगे ये बिक जाएगा। और ये एक्टिव, बहुत एक्टिवली रोज इसमें खरीदारी और बिकवाली होती है, बस हम लोगों के सामने नहीं हो रही। वो चल रहा है, काम बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप किसी फाइनेंशियल मार्केट के बंदे से मिलो तो वो बताएगा कि कितनी ज्यादा ये फास्ट मार्केट है, इनफैक्ट इवन मोर बिजी देन अ कैपिटल मार्केट। जितना शेयर मार्केट है उससे भी ज्यादा बिजी मार्केट है। ठीक है, ये 4 जो वर्ड्स है, मतलब जो 3 वर्ड्स है, लो रिस्क, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हाईली लिक्विड, ये 4 वर्ड्स आप किसी में भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इट हैज नो फिजिकल लोकेशन। जैसे कैपिटल मार्केट की एक फिजिकल लोकेशन होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा, ऐसा इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। ये तो क्या है, कहीं पे भी हम शुरू हो सकती है, बस इतना ही काफी है सीधा। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारे जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो हम आज नहीं करेंगे, मैं आज नहीं करवा रहा, जल्दबाजी में मैं नहीं करवाऊंगा, इसको नेक्स्ट संडे से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब रुक जाओ, अब मेरे को 2-3 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आज का आपका होमवर्क क्या है। देखो बच्चों, मैंने होमवर्क देना शुरू किया, ठीक है, और उसके बाद जब मैंने ये नोटिस किया है कि जो बच्चे एक्चुअली में अपने पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ना, वो तो होमवर्क करके मेरे को पीडीएफ बना के भेज दे, और देखो उनका भला हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सब बच्चे नहीं करे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बच्चे नहीं करे, लेकिन जो बच्चे करे मैं उनके लिए बहुत हैप्पी हूँ, मैं उनको बहुत एप्रिशिएट कर रहा हूँ। आप लोग अपना होमवर्क करके भेजोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी फायदा होगा। आज का आपका होमवर्क है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन 3 बार लिखनी है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट 1 बार डिटेल में लिखना है, 1 टाइम डिटेल और 2 टाइम सिर्फ हेडिंग्स। ये अगर आप मेरे को आज करके भेज दोगे नेक्स्ट क्लास से पहले, मतलब कोशिश तो ये किया करिए कि आज की क्लास का आज और कल तक हो जाए, तो आपको भी बड़ा अच्छा उसका यूज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये होमवर्क है। अब 1-2 बातें सुन लीजिए। पहली बात तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका जो टेस्ट पेंडिंग चल रहा है, जो कि कंट्रोलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टेस्ट है, जिन्होंने दिया उनको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी टेस्ट था, लेकिन मैं इस बार लिखवाना चाहता था। सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई भी केस स्टडी नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों में लिखवाने की प्रैक्टिस जानना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको टेस्ट दिया। और मेरे को पता है वो 1 घंटे में कम, मतलब काफी मुश्किल आपका हुआ नहीं होगा, मतलब लास्ट टू लास्ट नेट पे ही खत्म हुआ होगा टाइम। तो मैं आप लोगों की स्पीड डेवलप करना चाहता हूँ, आप करके भेजोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। पहला काम तो वो।
दूसरा काम ये हो गया कि अब आप लोगों का जो टेस्ट होएगा वो होएगा अब आपका नेक्स्ट मतलब कमिंग वीक में Sure. होएगा, इस वीक में नहीं, अगले वीक में Sure. टेस्ट होएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में ये आपका टेस्ट होएगा अब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और कैसा टेस्ट होएगा, ऑनलाइन होएगा, ऑफलाइन होएगा, क्या होएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ये इरेगुलर स्टूडेंट्स की बात हो गई। जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं उनका कल मार्केटिंग का 2 बजे टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, वो आपको देना है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे नहीं दे सकते वो मुझे मैसेज कर दीजिए। तीसरी बात, आप लोगों की कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो सेकंड क्लास है वो है आपकी ट्यूसडे को शाम को 7 बजे। ये समझ में आ गई। एक लास्ट बात, जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक टॉपिक है, उसमें ना मेरे को भी कुछ बच्चों ने रिवाइज सिलेबस भेजा है। पहले तो वो कट गया था, अब वो वापस कह रहे हैं कि आ गया है, तो वो मैं करवा दूंगा। ऐसा करते हैं, उसका जिन जिन बच्चों को वो करना है बैरियर्स, चाहे तो आप ग्रुप में सेंड कर दो मैसेज, चाहे आप पर्सनल मैसेज मेरे को कर दो, बता दो। मैं आप लोगों को 4 तारीख से पहले, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे पहले एग्जाम जीडी गोइंका का ही है 4th को, मैं उससे पहले ईदर आई विल अपलोड अ वीडियो फॉर दैट, मैं खुद का अपना एक वीडियो बना के उस पर भेज दूंगा, या फिर मैं आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा। वो मैं डिसाइड कर लूंगा आज शाम तक, कल तक, जितने बच्चों को बैरियर्स का टॉपिक करना है। हाँ जी सर, बैरियर्स वाला टॉपिक बोर्ड्स में आएगा? हाँ देखो बेटा, जो मेरे को आपने रिवाइज भेजा है ना, हाँ उसके हिसाब से आएगा, हाँ आएगा, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। मतलब मैं वीडियो, मैं डायरेक्टिंग चैप्टर हमने वीडियो के थ्रू ही किया था, तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका। अगर वो नहीं कर पाया अभी जैसे 1-2 दिन में, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा आप लोगों की। तो वो मैं कह रहा हूँ, जिसको करना है एक बार मेरे को उसका मैसेज डाल दीजिए, मैं उसका देख लेगा, तो क्लास अरेंज कर लेंगे, या वीडियो जिस तरीके से भी होगा वो मैं करवाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 तारीख से पहले इसलिए क्योंकि फर्स्ट एग्जाम जो सबसे पहले जीडी गोइंका का ही है 4 दिसंबर, उससे पहले मतलब 3-4 दिन, मतलब कल परसों तक मैं फाइनल कर दूंगा उसका, ठीक है। अब वो बच्चे, जिन बच्चों का कुछ भी मन में डाउट है, वो बच्चे एक बार यहाँ पे रुक जाइए। अच्छा एक और बात, जिन बच्चों की फीस पेंडिंग चल रही है, कुछ बच्चों की बहुत लंबी फीस पेंडिंग चल रही है, मैं सीरियसली बच्चों ना क्लास में लेना नहीं चाहता नाम, क्योंकि मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा 60-70 स्टूडेंट्स के बीच में आपका नाम लेना। जिनकी जो भी फीस पेंडिंग चल रही है, प्लीज उसको और लिंगर ऑन मत करिए। द कोर्स इज गेटिंग ओवर इन अनदर मंथ, मतलब इसी महीने में खत्म हो जाएगा, तो आप प्लीज फीस को डिपॉजिट करिए। अब आप लोगों के मन में, किसी के मन में भी कोई भी डाउट है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, आप लोग मेरे से वो पूछ लीजिए, ठीक है। वरना नेक्स्ट संडे हमारी क्लास है। हाँ बोलिए।